हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में पीजीबीपी में हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पिक किया जिसका नाम था प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जी सर, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो सेक्शन 28 केवल ओवर हुआ था हम लोग का लास्ट सेशन में, नथिंग एल्स। चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने पहले ही कहा है, पेशेंस आपकी ओर से एक्सपेक्टेड है। सेक्शन 28 को एक मिनट में रिकैप करते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, एनी प्रॉफिट और गेन आर राइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 2, in case of an export, SSC profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance and profit on transfer of duty entitlement passbook. The value of any benefit or amenity, whether convertible into money or not, arising from business or exercising of profession. Any compensation due to or received by any person on account of number 1, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company including foreign company. Termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency, loss of agencyship का termination भी आ जाएगा, modification भी आ जाएगा. Vesting of the management in favor of the government. Okay. Next बताया था, any amount due to or received by any person for not carrying out any business activity in India, for not sharing any patent, copyright, franchise, license, know-how, etc. or such type of commercial rights. For not carrying out any business, और मैंने कहा था नया अमेंडमेंट आया है और प्रोफेशन नॉन कम्पीट फीस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे, आगे समय मिलेगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके अलावा बोला था मैंने एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन और इंटरेस्ट और any other amount, whatever the name you want to give, that is from partnership form by a partner is chargeable to tax under the head PGBP. जी सर, इसके बारे में भी आपने हम लोग को लास्ट सेशन में बता दिया था। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, सैलरी में डिस्कस हो चुका है। इसके अलावा सेक्शन 35 AD और म्यूचुअल कंसर्न, इन दोनों को मैंने केवल कहा नाम याद रख लें। सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस का केस और म्यूचुअल कंसर्न ट्रेडिंग के लिए अपने मेंबर्स को जो अपने सुविधाएं देते हैं। फिलहाल ये हम लोगों ने सेक्शन 28 में देखा था। टुडे विल स्टार्ट इट फ्रॉम सेक्शन 29। सेक्शन 29, सेक्शन 28 वाज द चार्जिंग सेक्शन। ये हमारा चार्जिंग सेक्शन था। आज हम लोग सेक्शन 29 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं जो मैं आगे बार बार इस चैप्टर में यूज करूंगा, और अगर वो वर्ड आपको क्लियर होंगे तो शायद आपको उतना दिमाग ना दौड़ाना पड़े जितना ना बताने पर दौड़ाना पड़ेगा। आखिर ऐसा मैं क्या बोलने वाला हूं कि आपको दौड़ना कम पड़ेगा? दौड़ना मतलब दिमाग कम दौड़ाना पड़ेगा। ये हमारे बिजनेस का ट्रेडिंग पीएल है, मालूम है? जी सर, अच्छी तरह मालूम है। दिस इज आवर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। हम लोग यहां पर कुछ एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल सर, यहां डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं और यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर इनडायरेक्ट इनकम इनका रिकॉर्ड करते हैं और यहां पर डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। ये हम लोग को अच्छी तरह मालूम है। चलिए सर, थोड़ा आगे बताइए। We are nothing to do with the accountancy over here under the taxation system. We are not here to pass the journal entry. We are not here to rectify any entry. Here we are not going to reconcile anything with the accountancy. Is it clear? हम लोग accounts की बात एक limited way तक करेंगे। हम लोग accounts को देखेंगे लेकिन उस अकाउंट्स से टैक्स समझने की कोशिश करेंगे बजाय अकाउंट्स को सुधारने या अकाउंट्स में चेंज लाने की। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टैक्सेशन। क्या स्टडी कर रहे हैं? टैक्सेशन। अच्छा,
टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब एक ही चीज आती है, वो होता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स. अल्टीमेटली वी हैव ओनली वन मोटो एंड दैट इज योर कैलकुलेशन ऑफ. अल्टीमेट पर्पस यही होता है और कोई पर्पस नहीं है, और कोई हमारा पर्पस नहीं. ये जो ट्रेडिंग एंड पीएल देख रहे हैं, मैंने कहा कि आपने एक्सपेंडिचर किया, बिजनेस एक्सपेंडिचर, ठीक है, 1 लाख का, और आपका नेट प्रॉफिट आया 5 लाख. तो आप ये कह सकते हो इन टोटालिटी मेरा 6 लाख का इनकम था, जिसमें से 1 लाख का एक्सपेंडिचर डिडक्ट हो गया, 1 लाख का एक्सपेंडिचर अलाउ हो गया, और उस 1 लाख के एक्सपेंडिचर को अलाउ करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा या टैक्सेबल अमाउंट बचा 5 लाख. यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, फिर से कोशिश करते हैं उस वर्ड को सुनने की, अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर और डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. इज इट क्लियर? अगर मैं कहूं कि मैंने ये खर्चा लिखा तो है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो क्या आप इस खर्चे को अलाउ करोगे? नहीं सर, आप भी ना मजाक की बात करते हैं, ऐसे कैसे इसको यार लिख देंगे आप, हटाइए यहां पर, इसको 6 लाख करिए. ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप बोल रहे हैं, या आप बोल रहे हैं इसको हटाइए, इसको 6 लाख कीजिए. इसका मतलब अगर कोई एक्सपेंडिचर जो इस साइड लिखा है, अगर उसकी टैक्सेशन में डिडक्शन परमिसिबल नहीं है, तो हम उसको कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, नॉन परमिसिबल एक्सपेंडिचर. तो ये डिसअलाउड आइटम हो जाएगा, जिसको आप डिसअलाउड करके इसको आप कितना लिखेंगे? 6 लाख. But we are not going to rectify our balance sheet or trading PL. We have to compute the amount of income by showing computation chart. How? हम लिखेंगे net profit as given how much? 5 lakh plus disallowed expenditure. कितना? 1 लाख. Now you were interested to make it rupees 6 lakh. But not in accountancy. In computation chart we have to do like this one. This is the way. तो हम लोग खर्चों को अलाउड करते हैं. मान लो कोई खर्चा था 20,000 का, टैक्स कहता है अलाउड करो, लेकिन मैंने यहां लिखा नहीं था अलाउड करो, माइनस कर दो. सर माइनस होना चाहिए, माइनस करो, अलाउड करो. अकाउंट्स में जाकर कुछ मत करना, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना हो करना. मैंने कोई इनकम नहीं लिखी, बट इट वॉज चार्ज टू टैक्स, इट मस्ट बी शोन ओवर हियर अंडर द पीजीबीपी, तो हम उसको यहां ऐड करेंगे. कोई इनकम मैंने लिखी तो है, लेकिन वो इस हेड की इनकम नहीं है, पीजीबीपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो हटाओ ना, डिसअलाउड इनकम है, माइनस कर देंगे. इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया. कहने का मतलब मुझे ये 2 पॉइंट बताने थे आपको, अलाउड एंड डिसअलाउड, एंड वी आर नथिंग टू डू विद द अकाउंटेंसी ओवर हियर. We have to do all the adjustment in our computation sheet. That's it. With the help of the accounts, you can say. चलिए, तो सेक्शन 20, अब ये चीज आपके दिमाग में क्लियर है. अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 29 से. यहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली अच्छी तरह से. Section 28, that was the charging section, that was very important. We have already discussed and we have spent our one session on that. Okay, today is our second session. जब हम बात करते हैं सेक्शन 29 की, तो ये कहता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी. क्या बोलता है? कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी. कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, पीजीबीपी को कैलकुलेट कैसे करें, ये बोलता है सेक्शन 29. तो पीजीबीपी को कैलकुलेट कैसे करें, सेक्शन 29 बोलता है. सेक्शन 29 ने ऐसे बोला, पीजीबीपी को कैलकुलेट कैसे करें. सारे लोग उसको देखने लगे, तो उसने कहा मेरी तरफ तो ऐसे ना देखो,
मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। नाम तो मेरा है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, लेकिन मैं आपको बताने नहीं जा रहा हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। सब कहने लगे क्या बात कर रहे हैं, हाँ, नाम तेरा है कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। इसने कहा मैं बोलता तो हूँ सेक्शन 32 सेक्शन 43D के प्रोविजंस को फॉलो करो, योर रिजल्टेंट फिगर विल बी द PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सेक्शन 29 बोलता है 30 to 43D के प्रोविजंस को फॉलो करो, मेरी तरफ तो ना देखो। सेक्शन 30 to 43D के प्रोविजंस को फॉलो करो, कैलकुलेट हो जाएगा। गाना है कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेक्शन 29 बोलता है 30 to 43D के प्रोविजंस को फॉलो करो। सेक्शन 29 बोलता है 30 to 43D के प्रोविजन को फॉलो करो, द रिजल्टेंट फिगर विल बी योर टैक्सेबल पीजीबीपी। इज इट क्लियर? दैट इज ओवर। अच्छा, इसने बोला क्या 30 to 43D तक के प्रोविजंस को फॉलो करो, तो क्यों ना हम सेक्शन 30 से स्टार्ट कर दें। यहां से कहानी स्टार्ट है। जी सर बिल्कुल स्टार्ट है। सेक्शन 30 कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। कहा गया इस सेक्शन में कि अगर एसएससी के पास कोई बिल्डिंग है जो यूज होती है इन बिजनेस और प्रोफेशन, हो सकता है जैसे मेरी ये बिल्डिंग है मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं या मैं अपने प्रोफेशन में यूज कर रहा हूं, तो अगर एसएससी के पास कोई बिल्डिंग है जो वो बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, नॉट ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर ना हो, किस नेचर का खर्चा हो? रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, जो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इनकर किया गया हो। अच्छा, खर्चा ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होने वाली बिल्डिंग के ऊपर किया गया हो। नॉट ऑफ पर्सनल नेचर, कोई ऐसा ना हो जो पर्सनल नेचर का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खर्चे कौन कौन से होने चाहिए? रेंट, अच्छा, रिपेयर, ओके, टैक्स, अच्छा जी, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर ये चार नेचर के खर्चे हैं, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्स, तो वो अलाउड होंगे सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 कहता है I am here to allow the expenditure which are to be incurred for the purpose of business or profession, which are incurred on building and which is specifically and exclusively used for the purpose of business or profession during the previous year. The expenditure should not be of capital nature, it should not be of personal nature, the expenditure must be of revenue nature and incurred during the previous year. Then the expenditure will be allowed under section 30, but the expenditure should be relating to rent, tax, insurance and repair. That's it. अगर ये चार तरह के खर्चे हैं तो सेक्शन 30 कहता है हम आपको अलाउ कर देंगे। That's it. That is over. That is full and final. क्लियर हुआ? जी सर। अब आते हैं सेक्शन 31 की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? सेक्शन 31। ये क्या बोलता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, सेम वही चीज। इसने भी यही बोला
हमारा बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है तो कुछ ना कुछ फर्नीचर और फिक्सचर्स यूज हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्लांट एंड मशीनरीज यूज हो रही होंगी, और उन प्लांट एंड मशीनरीज और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पर कुछ ना कुछ रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा होगा। प्लांट कभी डिस्टर्ब हो गया, कभी फर्नीचर की टांग टूट गई, तो उनको रिपेयर करवाना पड़ता है भाई, उनका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है भाई, उनको अगर मैंने किराए पर लिया है तो रेंट देना पड़ता है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो क्या है, ये चारों खर्चे अगर रेवेन्यू नेचर के हैं तो उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। कहानी सब वही है, मस्ट बी यूज इन द बिजनेस और प्रोफेशन, आई एम एग्री विद ओवर देयर ऑल्सो। प्रीवियस ईयर में ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए किया गया होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया गया होना चाहिए। रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम कहा गया, ये दोनों खर्चे अलाउड होंगे सेक्शन 31 में। सर आप गलत बात बोल रहे हैं, आप ना आधी बात बता रहे हैं, आधा पढ़ा रहे हैं, आधा छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पूरा बताया, repair and maintenance and insurance premium, that's it, these two expenditures are allowed under section 31। क्या सर अगर हमने कोई रेंट पर लिया है प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए और मैं रेंट दे रहा हूं, तो क्या वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं, अलाउड नहीं होना चाहिए? बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बात तो 100% की है। अच्छा नहीं, 16% 16 आना सही है, 100% की बात है। क्या करें, सेक्शन 31 तो कहता है भाई हम तो केवल अलाउ करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, आई विल नॉट अलाउड रेंट एंड टैक्सेस। तो अब हम जाएं तो जाएं कहां, खर्चा बिजनेस के लिए, और गवर्नमेंट कहती है हम इस खर्चे को अलाउड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एक सेक्शन हम लोग देखेंगे, सेक्शन 37, जिसको हम लोग रेजिड्यूवरी सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिड्यूवरी सेक्शन भी बोलते हैं। ढंग से सुनेंगे, सेक्शन 30 के बाद आप कई सारे सेक्शंस देखेंगे, 31 देखेंगे जो आप देख रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 37 जिसको हम रेजिड्यूवरी सेक्शन के भी नाम से जानते हैं। सर इसमें क्या है, ये सेक्शन बोलता है, क्लियरली ये सेक्शन बोलता है और बहुत ही अच्छी तरह से बोलता है। कहता है कोई भी खर्चा जो 30 से 36 में अलाउड ना हुआ हो। 37 क्या कहता है? कोई भी खर्चा जो 30 से 36 में अलाउड ना हुआ हो, बिजनेस के लिए किया गया हो, रेवेन्यू नेचर का हो, प्रीवियस ईयर में किया गया हो, पर्सनल नेचर का ना हो, कैपिटल नेचर का ना हो, तो मैं हूं ना। ये कौन बोलता है? सेक्शन 37, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। हाँ जी, सेक्शन 37 यही बोलता है। आपका कोई खर्चा 30 से 36 में अलाउड नहीं हुआ, खर्चा बिजनेस के लिए किया गया, रेवेन्यू नेचर का था, प्रीवियस ईयर में किया गया, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, और उसका कोई माई बाप नहीं है अलाउ करने के लिए, तो सेक्शन 37 कहता है मैं हूं ना रेजिड्यूवरी सेक्शन, उस खर्चे को मुझ में अलाउ कर दो। तो ये रेंट जो था सेक्शन 31 में अलाउ नहीं हो रहा था, अगर वहां पर होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो कहां हो जाएगा? सर समझ में आ गया, 37 में। आगे मत बोलिए। अगर टैक्सेस वहां पर दिए गए और वहां अलाउड नहीं हुए थे, तो वो खर्चा कहां अलाउड होगा? अगर रेवेन्यू नेचर का हो, बिजनेस के लिए किया गया हो, प्रीवियस ईयर में किया गया हो, कैपिटल नेचर का ना हो, रेवेन्यू नेचर का हो, 30 से 36 में अलाउड ना हुआ हो, तो कहां मिलेगा उसकी छूट? 37 में। मैं हूं ना। जी सर आप हैं, हमें मालूम है। हो गया। आज आपने अभी 30 देखा, 29 देखा, 30 देखा, 31 देखा, 37, चार सेक्शंस आपने कवर कर लिए।
और कितनी जल्दी से कवर कर ली। मैं फिर से एक बार बोलूँ, सेक्शन 29 कहता है मेरी तरफ इस तरह से ना देखो, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी 30 से 43 डी की तरफ देखो। ये किसने बोला? 29 ने। 30 ने बोला अगर कोई बिल्डिंग है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसके ऊपर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया गया है जो कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नहीं है, जिसमें शामिल है रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस और टैक्सेस, तो सेक्शन 30 अलाउ कर देगा। 31 कहता है अगर आपके बिजनेस में कोई फर्नीचर एंड फिक्सचर है, प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पर आपने कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, और बिजनेस और प्रोफेशन के लिए खर्चा किया गया है, प्रीवियस ईयर में किया गया है, तो रिपेयर एंड इंश्योरेंस का खर्चा हम अलाउ कर देंगे। रेंट और टैक्स सेक्शन 31 में अलाउ नहीं होगा, लेकिन सारी शर्तें वो 37 की पूरी कर रहा है, रेसिडिवरी सेक्शन की। रेसिडिवरी सेक्शन कहता है अगर कोई खर्चा प्रीवियस ईयर में किया गया है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए किया गया है, रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, 30 से 36 में वो अलाउ नहीं हुआ कहीं पर, तो 37 है ना, मैं हूं ना। इज इट क्लियर? जी सर। आगे बढ़े? पक्का सर। टफ चीज चलने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने जा रही है। हम लोगों ने सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन देखा, 29 हाउ टू कंप्यूट देखा, 30 बिल्डिंग पर किए गए रेवेन्यू नेचर का खर्चे देखे, 31 बिजनेस और प्रोफेशन के लिए प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर पर रेवेन्यू नेचर के खर्चे देखे, 37 रेसिडिवरी सेक्शन देखा। इतने सेक्शंस हम लोग स्टडी कर चुके पीजीबीपी में। अब जो सेक्शन यूज करने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन 32 एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिंदी में कहते हैं इसको हर्स, डेप्रिसिएशन। हिंदी में कहते हैं इसको अवशयन। अच्छा जी, कोई मतलब नहीं है ज्यादा टफ वर्ड यूज करने का। तो सेक्शन 32 की डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सेक्शन गागर में सागर माना जाता है। क्या माना जाता है? गागर में सागर माना जाता है। क्या है इस सेक्शन में? डेप्रिसिएशन। आने वाले 2, 3 या 4 सेशंस, 3 से 4 हम लोग केवल डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना बड़ा टॉपिक है कि 3 से 4 क्लासेस लग जाएंगी? हाँ, 5 भी लग सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, यानी डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और मैंने इसके लिए कहा गागर में सागर। सर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, 12th में देखा था, बीकॉम में देखा, या फिर सीपीटी में देखा, सीएस फाउंडेशन या जिसमें भी देखा है। अरे ना बाबा ना, वो आपने ना अकाउंट में देखा था। टैक्स में अगर आज तक आपने डेप्रिसिएशन नहीं देखा तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं देखा। अब तो समझ में आएगा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो क्या अकाउंट्स में गलत पढ़ा? मैंने तो ऐसा नहीं बोला। अकाउंट्स में अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन था, बट नाउ वी हैव टू डू द स्टडी ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर हियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन, एंड दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन. Don't try to mix the concept of accounting depreciation with taxation depreciation. दोनों को बिल्कुल मिक्स और मर्ज करने की कोशिश मत करना. जब अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन की बात करें तो दिमाग बिल्कुल फाइल वो जो ओपन होती है ना, बिल्कुल वो डेप्रिसिएशन की फाइल ओपन होनी चाहिए. जब मैं टैक्सेशन के डेप्रिसिएशन की बात करूं तो आपकी बाकी फाइलें टैक्स अकाउंट्स की बंद हो जानी चाहिए, केवल टैक्स की फाइल ओपन होनी चाहिए. डिलीट मत मार देना, हाँ उन फाइलों को क्लोज कर देना फॉर द टाइम भी. लेकिन दोनों के बारे में अगर मैं डेप्रिसिएशन आपको प्लेन बताऊं किसके टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा आप इधर उधर भटकने की कोशिश करेंगे. और जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा आपका दिमाग कंफ्यूज होता जाएगा. जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा थोड़ा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपको थोड़ी टेंशन होगी. लेकिन 8th क्वेश्चन के आगे जैसे ही चलेंगे आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप समझना शुरू कर देंगे, ये दिमाग में सेट होने लगेगा. क्योंकि दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, बिल्कुल अलग है. तो जब हम टैक्सेशन के डेप्रिसिएशन की बात करेंगे आपका दिमाग तुरंत अकाउंट्स की डेप्रिसिएशन को कैच करके वहां सेट करने की कोशिश करेगा. दिमाग को मना कर देना,
दिमाग शोर करता है, भेजा शोर करता है, भेजा नहीं, गोली मार भेजे में भेजा शोर करे, गोली मार देना। बिल्कुल अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन की मैं बात ही नहीं कर रहा। क्यों ना डेप्रिसिएशन को टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने से पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें कि ये कैसे डिफरेंट है अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन। क्यों ज्यादा सही रहेगा ना मेरे लिए? भाई मेरे लिए का मतलब आपके लिए ज्यादा सही रहेगा अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूं, कुछ एक पॉइंट डिस्कस कर लूं, तो शायद जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें या जब हम आगे थ्योरी को आपको बताएं तो आप डिस्टर्ब ना हो, आपका माइंड सेट रहे। हाँ सर ने ऑलरेडी बता दिया, वी आर नॉट कवरिंग अकाउंट्स ओवर हियर। अच्छा, क्या है अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन के डेप्रिसिएशन में? पहली बात कि ये केवल टेंजिबल एसेट पर यूज होता है। हाँ, तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं डेप्रिसिएशन जब टैक्सेशन की बात करेंगे तो हम लोग इनटेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं क्या? हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, आपने सही बोला। tangible as well as on intangible। सर तो बहुत बड़ा फर्क है, अभी तो शुरुआत हुई है ना। तो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट दोनों पर लगता है टैक्सेशन में। अच्छा जी, WDV या SLM मेथड यूज होता है डेप्रिसिएशन का। हाँ, अकाउंट्स में तो WDV और SLM, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था जो कि खत्म होकर के कहाँ चला गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नया आया है और उसमें अब आपके पास तीसरा मेथड भी बताया गया है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बेसिस पर भी। तो यहाँ पर WDV, SLM या प्रोडक्शन कैपेसिटी मेथड पर भी डेप्रिसिएशन लग सकता है, नया है। लेकिन यहाँ सर आप क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ नॉर्मली WDV मेथड, ओके। यानी इलेक्ट्रिक जनरेशन के केस में आपको SLM मेथड अलाउड है, ऑप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आपका केवल और केवल WDV मेथड यूज होगा। टैक्सेशन में केवल और केवल WDV मेथड यूज होगा, टैक्सेशन में केवल और केवल WDV मेथड यूज होगा। SLM मेथड केवल एक केस में यूज होगा और वो है आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन या प्रोडक्शन वाली कंपनियों के केस में। ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक को जनरेट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं, उनके केस में हमारा लगेगा SLM method, and that is an option given to them. If they want to go for WDV, they can go with. If they want to use SLM method, they can go for with that. So there is an option with them. But normally, in all the cases, we have to stick with the WDV method. We have to stick with the WDV method. That's it. कहने का मतलब ये दो फर्क नजर आए? जी सर, फर्क नजर आया। और कुछ टफ थोड़ी था सर, नहीं। allowed to owner, तो आप यहां क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा आप अजीब बात करते हैं सर। आज 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 आप कुछ खा कर आए क्या हैं? आगे मत बोलना कुछ। allowed to owner and owner includes fractional owner also, fractional owner। सर ओनर तो समझ में आता है, ये नया वर्ड फ्रैक्शनल ओनर आप कहां से चुन करके लाए हैं? कहा गया कि ओनर इंक्लूड्स फ्रैक्शनल ओनर अंडर द टैक्सेशन सिस्टम।
हम लोगों ने अब तक ये देखा था, इफ आई एम द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग देन आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, इफ आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग देन आई विल नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जी। लेकिन जब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में सेट रखेंगे, और वो है अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया, भले ही उस एसेट पर आपका मालिकाना हक नहीं है, अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया, then you are very much an eligible assessee to get the benefit of depreciation to the extent of capital expenditure made by you. That's it. That is so simple under the taxation system. टैक्सेशन कहता है अगर आपने कोई मान लो मेरा ये ग्राउंड फ्लोर मेरा नहीं है, मैंने किराए पर ले रखा है, मैंने अपने मकान मालिक से कहा मुझे फर्स्ट फ्लोर बनवा दो, मकान मालिक ने कहा फर्स्ट फ्लोर बनवा दे, दिमाग खराब है तुम्हारा, हाँ मत बोल देना दिमाग खराब है तुम्हारा, जाओ खुद बनवाओ और रहो, उस पर जो खर्चा होगा देखा जाएगा। अब मैंने कहा ठीक है मुझे तो काम करना है, मैंने ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर बनवा दिया, ग्राउंड फ्लोर तो उसका बना हुआ था, मैं उसको किराया दे रहा था, मैंने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन करवा लिया और मेरा 5 लाख रुपए लग गया। अब वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? सर वो तो कैपिटल नेचर का है, तो उस 5 लाख रुपए तक के लिए आई विल बी ट्रीटेड एज अ ओनर, आई विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शनल ओनर, खंडित मालिकाना हक है, and I'll be an eligible assessee to get the benefit of depreciation to the extent of rupees 5 lakhs in each and every year as at the rate prescribed. तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा उस 5 लाख रुपए पर मिलेगा, even though I am not the owner of the asset but I am a fractional owner of that asset. Is it clear? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, ये 3 पॉइंट क्लियर है। फोर्थ, यहां पर डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल एसेट्स पर लगाया जाता है अकाउंट्स में, लेकिन जब हम बात करते हैं टैक्सेशन की तो ब्लॉक ऑफ एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अच्छा सर ये क्या नया कंसेप्ट है? बिल्कुल नया कंसेप्ट है ब्लॉक ऑफ एसेट, यानी इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इंडिविजुअल asset A, B, C, D, E, we are not going to charge depreciation individually on each and every asset, but will charge depreciation now under the taxation system on block of asset. किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सर ये क्या है? इसकी डेफिनेशन आपकी दी हुई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। फिलहाल हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे, जब हम स्टडी करेंगे तो उस समय हम आप लोग को बताएंगे। मैं स्टडी नहीं करूंगा, मैं जब आपको स्टडी करवाऊंगा तो उस समय हम लोग देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्या होता है। अच्छा ये 4 पॉइंट क्लियर हैं? बिल्कुल सर क्लियर है। 5th पॉइंट की बात करें, रेट्स की बात करते हैं। रेट्स अकाउंट्स में अगर कंपनी लॉ नहीं है, कंपनी नहीं है, तो इसके रेट्स खुद एसएससी डिटरमाइन करता है। 10%, 20%, 15%, 18%. Over the useful life of the asset must be written off completely. But here the rates are defined. यहाँ रेट्स डिफाइंड नहीं है, जबकि यहाँ पर रेट्स डिफाइंड है कि आपको किस रेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक जो सबसे बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है अकाउंट्स में वो डे बेसिस या मंथ बेसिस पर चार्ज होता है। हाँ या ना? अगर कोई एसेट 10 दिन यूज हुई है तो एसेट पर 10 दिन का डेप्रिसिएशन, साल भर में इतना डेप्रिसिएशन तो 10 दिन का कितना, अगर एसेट 3 महीना यूज हुई है तो साल भर का इतना डेप्रिसिएशन, 3 महीने का कितना, इस तरह से डेप्रिसिएशन वी वे चार्जिंग अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम। But here under the taxation system we are not allowed to get the benefit of depreciation on the basis of the number of days or month, not at all. Either we will get the normal depreciation, या तो हमें पूरे साल भर का जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है वो मिलेगा,
या 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ओके, यानी यहां पर अब ये सब लोचा नहीं है 10 दिन का डेप्रिसिएशन निकालो तो 50 दिन का डेप्रिसिएशन निकालो तो 60 दिन का डेप्रिसिएशन निकालो। अब इस तरह का कोई सिस्टम यहां पर डेवलप नहीं है। यहां पर आपको पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है या फिर उसका आधा मिलता है। यानी अगर मुझे डेप्रिसिएशन साल भर का 50,000 मिलना चाहिए तो यहाँ तो मुझे पूरा 50,000 का डेप्रिसिएशन मिलेगा या 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। 50,000 का मिलेगा या 25,000 का मिलेगा, 50,000 का मिलेगा या 25,000 का मिलेगा। जबकि इस केस में 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है अकाउंट्स में। इज इट क्लियर? ये मोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस थे हमारे टैक्सेशन के डेप्रिसिएशन और अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन के बारे में, जो मुझे आपको डिस्कस करने थे और मैंने किए। 2-3 डिफरेंसेस और आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ कुछ डिफरेंस और आएंगे, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये 5 से 6 डिफरेंस आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए। तो जब हम टैक्सेशन के डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कि मैंने डिवाइस क्यों नहीं कैलकुलेट किया। तब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना जाना कि मैंने इंडिविजुअली क्यों ना कैलकुलेट किया। तब आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना जाना कि इनडायरेक्ट एसेट्स पर क्यों डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो अब इस तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। नोट हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं थोड़ी जल्दी। तो अब डेफिनेशन लिख दी जाए ना। सेक्शन 32 क्या बोलता है? ये कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और intangible asset, depreciation shall be allowed on block of asset, shall be allowed to the owner of asset, including fractional owner, on block of asset by using WDV method of depreciation at the rate prescribed under this act। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? जी सर बिल्कुल क्लियर हैं। आपने ये बताने की कोशिश की कि टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। बिल्कुल सही है, मिलेगा। किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा, जिसमें शामिल है फ्रैक्शनल ओनर। WDV मेथड से मिलेगा, ब्लॉक ऑफ एसेट पर मिलेगा, और ऐसे रेट्स जो कि इस एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड हैं उन रेट्स से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिफरेंस जब देखा था तो उसी समय देख लिया। हाँ, एक चीज तो ये समझ में आ गई कि इन पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, ब्लॉक ऑफ एसेट पर मिलेगा, ओनर को मिलेगा फ्रैक्शनल ओनर के साथ। सर ये बात क्लियर नहीं हुई, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट? while we know very well that what is the meaning of WDV method of depreciation, now after that we can come to know that what are the rates which are prescribed under this act। क्लियर है? दो चीजें अगर आप हमें बता दीजिए तो शायद ये पूरी डेफिनेशन हम लोगों ने क्लियर कर ली। कौन सी दो चीजें? पहली चीज ब्लॉक ऑफ एसेट को डिफाइन कर दीजिए, दूसरे रेट्स बता दीजिए। तो आज ये हम लोग का पूरा डेप्रिसिएशन का एक मोटा मोटा लेयर जो था वो हम लोग खत्म कर लेंगे। नोट हो गया हो तो ठीक, नहीं तो मैं इसको मिटका रहा हूं, रब कर रहा हूं। कौन सी दो चीजें मुझे बतानी है आपको? ब्लॉक ऑफ एसेट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ब्लॉक ऑफ एसेट की।
जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11. ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट. ओके, यानी अब हम इंडिविजुअल एसेट्स पर नहीं जाएंगे, ग्रुप ऑफ एसेट्स पर जाएंगे. एक ग्रुप में 5 एसेट हो सकती है, एक ग्रुप में 4 एसेट हो सकती है, एक ग्रुप में 8 एसेट्स हो सकती है, एक ग्रुप में 50 एसेट्स होती हैं. मींस नाउ वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन इंडिविजुअली ऑन ईच एंड एवरी एसेट, बट वी आर नीडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द ग्रुप ऑफ द एसेट्स, एंड अ सिंगल ग्रुप विल कंसिस्ट मोर देन वन एसेट. इज इट क्लियर? Means group of asset on which falls under the same category of asset and on which same rate of depreciation is applicable. सर थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए इसको, ढंग से सुनेंगे, बहुत आसान है, हार्डली इट विल टेक 1 to 2 minutes. कहता है ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट. क्लियर? जी सर. एक ग्रुप ऐसा जिसमें एक कैटेगरी की सारी एसेट्स आती हो. कैटेगरी? अच्छा, कैटेगरी ऑफ एसेट्स क्या है? पहला, इन टोटलिटी दे आर 5 कैटेगरीज ऑफ एसेट्स अंडर द टैक्सेशन सिस्टम. और ये पांचों कैटेगरी ऑफ एसेट्स आपको बिल्कुल दिमाग में लाइन बाय लाइन रखनी पड़ेंगी, नीचे ऊपर का कोई सवाल नहीं होता. कौन सी ये कैटेगरीज हैं? पहला बिल्डिंग, दूसरा आया ना गड़बड़ जवाब दिमाग में, प्लांट एंड मशीनरी. गलत है. प्लांट एंड मशीनरी गलत है. सही है दूसरा कैटेगरी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. थर्ड है आपका जो दिमाग में आ रहा था आपके, प्लांट एंड मशीनरी, ships and intangible asset. जिस तरह हम लोगों ने आज तक 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, ओनली दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज. इन द सेम वे there are only 5 categories of assets, there is no any 6th category of assets. पहली कैटेगरी बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स. दैट्स इट. कोई भी एसेट्स हो, किसी भी तरह की एसेट्स हो, केवल इस 5 कैटेगरीज में जाएंगी. कोई भी एसेट्स हो, जो एसेट आपके दिमाग में यहां आती हो, एनी एसेट्स कैन फॉल अंडर दीज 5 कैटेगरीज ऑफ एसेट्स. दैट्स इट. वो 5 कैटेगरीज के अलावा 6th कैटेगरी कोई बनने की जरूरत या बनाने की जरूरत है ही नहीं. क्यों सर? देखते हैं. तो पहली चीज क्लियर हुई, विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी ऑफ एसेट्स. एक ब्लॉक ऑफ एसेट वो माना जाएगा जिस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में सेम कैटेगरी ऑफ एसेट हो, यानी फर्नीचर 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 फर्नीचर, दिस इज आवर सिंगल ब्लॉक ऑफ एसेट्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्नीचर के लिए केवल एक ब्लॉक बनेगा. हो सकता है कुछ फर्नीचर ऐसे हों जिन पर 20% का डेप्रिसिएशन लगता हो, कुछ फर्नीचर ऐसे हों जिन पर 10% का डेप्रिसिएशन लगता हो. कैटेगरी तो फर्नीचर की है, लेकिन अब उसमें 2 ब्लॉक्स बनेंगे. एक 10% के डेप्रिसिएशन का अलग ब्लॉक बनेगा, यानी 10% जिन जिन फर्नीचर पर 10% का डेप्रिसिएशन लगता है वो सारे एक ब्लॉक में आ जाएंगे, और जिन जिन फर्नीचर पर 20% का डेप्रिसिएशन लगता है वो दूसरे ब्लॉक में आ जाएंगे. इसी तरह बिल्डिंग्स हैं, मेरे पास 50 बिल्डिंग्स हैं. उन 50 बिल्डिंग्स में कुछ बिल्डिंग्स पर 5% का डेप्रिसिएशन, कुछ पर 10% का डेप्रिसिएशन, कुछ पर 100% का डेप्रिसिएशन. तो कहा गया 5% का डेप्रिसिएशन जिन जिन बिल्डिंग्स पर लगता है उनको एक ब्लॉक में रखो, 10% का डेप्रिसिएशन जिन जिन ब्लॉक्स में जिन जिन बिल्डिंग्स पर लगता है उनको एक ब्लॉक में रखो, 100% का डेप्रिसिएशन जिन जिन बिल्डिंग्स पर लगता है उनको एक ब्लॉक में रखो. इट मींस सेम कैटेगरी है, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग. इसमें कोई फर्नीचर शामिल नहीं है. फर्नीचर पर भी 10% था, बिल्डिंग पर भी 10% है, लेकिन सेम कैटेगरी नहीं है.
एक बिल्डिंग की कैटेगरी है, एक फर्नीचर की कैटेगरी है, तो वहीं से वो किनारे हो गया। तो बिल्डिंग 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 की बात करेंगे। अब इन बिल्डिंग्स में जिन पर 10% का होगा एक तरफ, जिन पर 100% का होगा एक तरफ, जिन पर 5% का होगा एक तरफ, जिनमें 50% का होगा एक तरफ, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजें समझ में आई कि ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट व्हिच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन व्हिच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। इज इट क्लियर? ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट व्हिच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन व्हिच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। इज इट क्लियर? हटा दें? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। इसमें समझने लायक ज्यादा था कहाँ? अरे नहीं सर, आपको लग रहा है ना कि इसमें समझने, हम लोग की तो हालत खराब हो रही है सोच सोच करके कि ब्लॉक ऑफ एसेट आ गया, इंडिविजुअल सिस्टम ही खत्म हो गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड विमेन परफेक्ट। जरा देखते हैं, हटाएं।